हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4 में हमारी यूनिट चल रही है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और आज का हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय चारपेट मेथड। इससे पहले लास्ट लेक्चर में मैं आपको नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की 4 स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा चुका हूं। यानी कि नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में 4 स्टैंडर्ड फॉर्म होती हैं और अगर क्वेश्चन उनमें से किसी भी एक फॉर्म का है तो उनको कैसे सॉल्व करना है, क्या सॉल्व करने का मेथड होगा, ये सब मैं आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ा चुका हूं। आज हम पढ़ेंगे ऐसी नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो चारों में से किसी भी स्टैंडर्ड फॉर्म की नहीं है, तो उसको कैसे सॉल्व करना है। तो याद रखना, अगर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन चारों में से किसी भी स्टैंडर्ड फॉर्म की नहीं है तो उसको सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं चारपेट मेथड का। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो चारपेट मेथड का है। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कोर्स की डिटेल बता देता हूं कि अगर आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4 को गेटवे क्लासेस ऐप पर पढ़ते हैं तो आपको गेटवे क्लासेस ऐप पर क्या क्या मिलेगा। तो देखिए, यहां पर आपको मिलेंगे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स जहां पर मैं 100% सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा। आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, लेक्चर वाइज आपको डीपीपी मिलेगी और सभी डीपीपी का आपको हैंड रिटन सॉल्यूशन मिलेगा जहां से आप अपने सॉल्यूशन को क्रॉस चेक कर सकते हैं। यूनिट वाइज आपको लाइव डाउट क्लासेस मिलेंगी, यूनिट वाइज आपका टेस्ट होगा और यूनिट वाइज आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का सेट भी मिलेगा जहां से आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये सब आपको मिलेगा गेटवे क्लासेस ऐप पर, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब अगर हम बात करें कि हमारा जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4 का कोर्स है ये कब तक कंप्लीट हो जाएगा, तो देखिए ये कोर्स हमारा कंप्लीट होगा लास्ट वीक ऑफ नवंबर तक। यानी कि नवंबर तक हमारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4 का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद आपको कम से कम 2 महीने का समय मिलेगा रिवीजन के लिए, क्योंकि आपके जो फाइनल एग्जाम की टेंटेटिव डेट है वो या तो जनवरी के लास्ट वीक में है या फिर फरवरी में है। ठीक है, तो काफी समय आपको मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर और आज का हमारा टॉपिक है चारपेट मेथड। तो सबसे पहले तो बात करेंगे कि चारपेट मेथड को कब यूज करना है, किस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज करना है। तो देखिए यहां पर यह चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लीजिए कि चारपेट मेथड को आप तब लगाएंगे जब आपके पास जो गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो नॉन लीनियर है। कैसी इक्वेशन होनी चाहिए, देखिए इट इज अ जनरल मेथड टू सॉल्व नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि इस मेथड को हम तब यूज करेंगे जब हमारे पास गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी हो, नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर। नॉन लीनियर भी होनी चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर की भी होनी चाहिए, तभी आप इस मेथड को लगाएंगे। अब यहां पर क्वेश्चन आता है, क्या जितने भी क्वेश्चन नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के होते हैं क्या सारे क्वेश्चन चारपेट मेथड से सॉल्व हो सकते हैं? तो 100% सारे क्वेश्चन चारपेट मेथड से सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन आपको सारे क्वेश्चन चारपेट मेथड से सॉल्व नहीं करने हैं। क्यों नहीं करने वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, इससे पहले लास्ट लेक्चर में मैंने आपको नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की 4 स्टैंडर्ड फॉर्म बताई थी। अगर क्वेश्चन उन चारों में से किसी भी स्टैंडर्ड फॉर्म का है तो आप वहां पर चारपेट मेथड का अप्लाई नहीं करेंगे। जो मेथड मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाए थे उन्हीं मेथड से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में आएगा, सर हम चारपेट मेथड क्यों नहीं लगाएंगे, क्या वहां पर चारपेट मेथड सॉल्व नहीं कर सकता उन क्वेश्चन को? तो 100% सॉल्व होगा। चारपेट मेथड से चारों स्टैंडर्ड फॉर्म के क्वेश्चन 100% सॉल्व होंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि ये जो मेथड है इस मेथड से क्वेश्चन थोड़ा लेंथी होते हैं। और आपने लास्ट लेक्चर में देखा कि अगर क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म का है तो कितने आसान है, कुछ क्वेश्चन तो 2-2 लाइन में खत्म हो गए थे और उन्हीं क्वेश्चन को अगर आप चारपेट मेथड से करेंगे तो वो 2-2 पेज में जाएंगे। तो इसीलिए आप चारपेट मेथड का यूज तभी करेंगे जब क्वेश्चन चारों में से किसी भी स्टैंडर्ड फॉर्म का नहीं है। अब बात करते हैं, क्या ये मेथड इंपॉर्टेंट है? ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्जाम में चारपेट मेथड के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। अब दूसरी एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर सुन लीजिए कि एग्जाम में बहुत बार जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन आता है 80% क्वेश्चन में मेंशन होता है कि आपको चारपेट मेथड से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखो, अगर क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है कि क्वेश्चन को चारपेट मेथड से सॉल्व करना है तो अब आपके पास दूसरी कोई चॉइस नहीं बचती।
अब अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म का भी है तब भी आप उसको चारपिट मेथड से ही सॉल्व करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है। तो इन सब चीजों को आप ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास चारपिट मेथड का क्वेश्चन आता है तो जब हम उसको चारपिट मेथड से सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या क्या स्टेप होंगे, यानी कि वर्किंग रूल क्या होगा। तो चलिए मैं शॉर्ट में एक बार आपको ये वर्किंग रूल बता देता हूं एक बार, उसके बाद इस वर्किंग रूल को हम क्वेश्चन की हेल्प से डिटेल में समझेंगे। तो देखिए क्या है स्टेप नंबर 1। पहला स्टेप आपका यहां पर क्या होगा, जरा ध्यान से समझिए। देखिए पहला स्टेप बहुत आसान है। आपको क्या करना है, आपको जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई होगी आपको, जिसको सॉल्व करना है। तो आप क्या करेंगे, उस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखेंगे और लिखने के बाद उस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जितनी भी टर्म इक्वल टू के राइट साइड में है उन सभी टर्म को पहले लेफ्ट में लेके आएंगे और इक्वल टू में क्या बना देंगे, 0। जब वो इक्वल टू में 0 बन जाएगा तो आप उस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को एफ के इक्वल कंसीडर कर लेंगे। क्या कर लेंगे, एफ के इक्वल कंसीडर कर लेंगे और एफ के इक्वल कंसीडर करके उसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, चलिए अब यहां पर जरा ध्यान रखना, जो आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसमें क्या क्या वेरिएबल हो सकते हैं, एक्स वाई जेड पी और क्यू। अब देखो यहां पर जरा ध्यान देना, एक्स वाई क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जेड क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और पी आपको मालूम ही है डेल जेड अपॉन डेल एक्स, और क्यू भी आपको मालूम है डेल जेड अपॉन डेल वाई। तो ये सब स्टैंडर्ड नोटेशन आपको मालूम होनी चाहिए। पहला स्टेप कंप्लीट। नाउ अब चलते हैं स्टेप नंबर 2 पे। देखिए इसके बाद क्या करना है, यहां पर ये जो आपका इक्वेशन नंबर 1 है, जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको आपने एफ के इक्वल कंसीडर किया है, उस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करने वास्ते देखिए कैसे, यानी कि जिस इक्वेशन को आपने एफ के इक्वल कंसीडर किया है तो आप क्या करेंगे, इस एफ का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे। कैसे करेंगे, एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में, तो जब आप एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आपको मिलेगा डेल एफ अपॉन डेल एक्स। उसके बाद वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डेल एफ अपॉन डेल वाई, जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डेल एफ अपॉन डेल जेड, पी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डेल एफ अपॉन डेल पी, और क्यू के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डेल एफ अपॉन डेल क्यू। यानी कि आपको यहां पर 5 पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करने होंगे। इनको कैलकुलेट करना बहुत आसान काम है, बहुत ही आसान है। यानी कि स्टेप नंबर 1 बहुत आसान है, स्टेप नंबर 2 भी बहुत ज्यादा आसान है। नाउ स्टेप नंबर 3, यहां पर आपको राइट चारपिट ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब आपको ये चारपिट ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी है। जैसे हमने इससे पहले लैग्रांजे मेथड पढ़ा था तो वहां पर भी हमने लैग्रांजे ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखी थी। सिमिलरली यहां पर चारपिट ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी है और ये इक्वेशन आपको थोड़ा सा समझ के याद करनी पड़ेगी, क्योंकि इसको अगर आप याद नहीं करेंगे तो क्वेश्चन को इसके आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। ये हमारी चारपिट ऑक्सिलरी इक्वेशन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट डाउन द चारपिट ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो इस इक्वेशन को कभी कभी एग्जाम में लिखने के लिए भी आ जाता है 2 मार्क्स में। अब देखिए इसको याद करने के लिए आप आसानी से ये याद होगी। देखो कैसे, देखो अगर आप यहां पर ध्यान दो तो यहाँ dx है, dy है, dz है, p है और q है, यानी कि x y z p q। देखो x y z p q। उसके बाद नीचे सारे पार्शियल डेरिवेटिव है, इन ये 5 जो पार्शियल डेरिवेटिव आपने कैलकुलेट किए वही नीचे आएंगे। अब देखो कैसे आएंगे, देखो यहां पर जो पार्शियल डेरिवेटिव है x के रेस्पेक्ट में है, y के रेस्पेक्ट में है, z के रेस्पेक्ट में है, p के रेस्पेक्ट में है, q के रेस्पेक्ट में। आपको p से स्टार्ट करना है। देखो डेल एफ अपॉन डेल p, डेल एफ अपॉन डेल q, यानी कि p q। तो इस पहले में P फिर क्या आ रहा Q, उसके बाद यहां देखो P भी आ रहा और Q भी आ रहा। एक और इंपॉर्टेंट बात, पहले तीनों टर्म में निगेटिव साइन है सब जगह। देखो यहां भी निगेटिव, यहां भी निगेटिव, यहां भी निगेटिव और यहां भी निगेटिव, आखिरी की दोनों में नीचे पॉजिटिव है। तो देखो डेल एफ अपॉन डेल P डेल एफ अपॉन डेल Q माइनस P डेल एफ अपॉन डेल P माइनस Q डेल एफ अपॉन डेल Q। अब यहां पर आ जाओ, देखो यहां तक तो PQ से खत्म हो गया काम। अब इसके बाद x z आ जाएगा। अब यहां पर देखो डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल वाई। देखो यहां पर पहली टर्म डेल एफ अपॉन डेल एक्स, यहां पर डेल एफ अपॉन डेल वाई। इन दोनों जगह पर डेल एफ अपॉन डेल जेड आएगा, बस यहां पर पी और यहां पर क्यू आ जाएगा। तो ये हमारी चारपिट इक्वेशन है जिसको आपको याद करना ही पड़ेगा। अब देखो ये चारपिट इक्वेशन आप लिखेंगे, यानी कि 3 स्टेप, ये 3 स्टेप तो सभी क्वेश्चन में फिक्स हो गए हैं और हर बच्चा इन तीनों स्टेप को कर सकता है। अब मान लो एग्जाम में आपका क्वेश्चन आएगा 7 मार्क्स में, तो 7 मार्क्स का जब क्वेश्चन आएगा तो अगर स्टूडेंट इन 3 स्टेप को, जो कि फिक्स है सभी क्वेश्चन में, इनको तो लिख ही सकता है और इतने लिखने के भी 7 मार्क्स में से 2 नंबर तो आपको मिल ही जाएंगे, कंफर्म है।
ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आगे कुछ करना ही नहीं, मतलब मैं तो आपको बता रहा हूं कि आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे तो आपके नंबर ऐड होते जाएंगे। अब आगे चलते हैं। अब देखिए यहां पर आपको क्या करना है, इन सब की वैल्यू यहां पर पुट कर देनी है। ये भी आसान स्टेप है, यानी कि एक स्टेप और आगे बढ़ गया, आपने सारी वैल्यूज को क्या कर दिया, पुट कर दिया, और पुट करने के बाद जो इक्वेशन आएगी आप उसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब उसके बाद क्या करना है, देखिए उसके बाद ध्यान से समझिए क्या करना है आपको। इनमें से ये कितने फ्रैक्शन है, 1 2 3 4 5, 5 फ्रैक्शन है। 5 में से कोई 2 फ्रैक्शन आपको लेने हैं। कौन से 2 फ्रैक्शन लेने हैं, ऐसे 2 फ्रैक्शन लेने हैं जिनको इंटीग्रेट करना आसान हो, क्योंकि इसके बाद आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इनमें से कोई भी ऐसे 2 फ्रैक्शन चूज कर लीजिए जिनको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं आसानी से। जनरली 80% क्वेश्चन में ये जो लास्ट वाले 2 होते हैं पी और क्यू वाले, इनको लेना होता है ज्यादातर क्वेश्चन में। अगर आप देखेंगे इससे पहले यूनिवर्सिटी एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनमें जनरली ये लास्ट वाले 2 स्टेप ही यूज होते हैं ज्यादातर में। क्लियर है। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये यूज नहीं होंगे, ये भी यूज होंगे, लेकिन इनका यूज कम क्वेश्चन में होगा, इनका यूज ज्यादा क्वेश्चन में होगा। दूसरी चीज, चारपिट मेथड के ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आप अपनी बुक्स में भी देखेंगे तो बहुत ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं है, सिलेक्टेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस है। तो अगर आप यहां पर चारपिट मेथड के 5-6 क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो ये श्योर है कि उन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपका यूनिवर्सिटी में आएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं जरा। अब इसके बाद देखिए ये मैंने आपको बता दिया सिलेक्शन कैसे करना है, उसी स्टेप को यहां लिखा है कि सेलेक्ट 2 प्रॉपर फ्रैक्शन। आपको 2 प्रॉपर फ्रैक्शन को सेलेक्ट करना है। किस तरीके से करना है, सो दैट द रिजल्टिंग इंटीग्रल मे बी सिंपलेस्ट रिलेशन, है ना। आपको ऐसे 2 फ्रैक्शन करने हैं सेलेक्ट जिनको आप आसानी से इंटीग्रेट कर सके और एक आसान सी आपको क्या मिल जाए, रिलेशन मिल जाए। देखिए जब आप इन 2 को सेलेक्ट करेंगे और उनको सेलेक्ट करके इंटीग्रेट करेंगे तो वहां से आपको मिलेगा क्या, इंटीग्रेशन करने के बाद आपको क्या मिलेगा। देखिए यहां से या तो आपको पी की वैल्यू मिलेगी, या यहां से आपको क्यू की वैल्यू मिलेगी, या फिर पी और क्यू में कोई रिलेशन मिलेगी। यानी कि यहां पर 3 चीजें आपको मिल सकती है, पी की वैल्यू, क्यू की वैल्यू, या फिर पी और क्यू में कोई रिलेशन। अब इसके बाद देखिए क्या करना है, जरा ध्यान से समझिए। इतना स्टेप नंबर 4 आपके पास हो गए, यानी कि आपके पास या तो पी की वैल्यू आ चुकी होगी, या क्यू की आ चुकी होगी, या पी और क्यू में कोई रिलेशन आ चुकी होगी। अब आपको क्या करना है, ये जो आपके पास पी की वैल्यू या क्यू की वैल्यू या पी क्यू में जो रिलेशन आई है, उस रिलेशन का यूज करके, उन वैल्यू का यूज करके कहां पर, इक्वेशन नंबर 1 में, यानी कि इक्वेशन 1 को और यहां से जो इक्वेशन आपको मिलेगी उस इक्वेशन को यूज करके आपको पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। और इस चीज का ध्यान रखना, ये जो पी और क्यू की वैल्यू आएगी ये या तो एक्स वाई जेड की टर्म में होगी या कांस्टेंट होगी, या तो एक्स वाई जेड की टर्म में होगी या कांस्टेंट होगी। अब आपके पास पी की वैल्यू भी आ चुकी, क्यू की वैल्यू भी आ चुकी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसके बाद आप यहां पर लिखेंगे टोटल डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला। देखिए ये टोटल डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, M1 में हमने इसको पढ़ा था और बहुत डिटेल में पढ़ा था। देखिए ये टोटल डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला कैसे, एक्चुअल में ये फॉर्मूला इस तरह से लिखा जाता है, डेल जेड इक्वल डी जेड इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स। अब याद आ गया होगा आपको, है ना, डेल जेड अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई। तो देखो यहां पर क्या है, डेल जेड अपॉन डेल एक्स की जगह पी लिख देते हैं और डेल जेड अपॉन डेल वाई की जगह क्या लिख देते हैं, क्यू, क्योंकि ये आपके पास पी है और ये क्या है, क्यू है। तो देखो वही चीज यहां पर लिखी हुई है। तो आपको क्या करना है, पी और क्यू की वैल्यू इसमें पुट कर देनी है। उसके बाद पुट करने के बाद इसको फिर से इंटीग्रेट करना है और इंटीग्रेट करने के बाद आपको इसका आंसर मिलेगा। अब देखिए समझिए जरा थोड़ा सा कि चारपिट मेथड से क्वेश्चन लेंथी क्यों हो जाता है और कई बार डिफिकल्ट भी हो जाता है ना। कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट भी हो जाते हैं, हालांकि यूनिवर्सिटी में जो क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं उनमें से कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं पूछा गया आज तक। देखिए डिफिकल्ट भी हो जाते हैं, उसका रीजन मैं बताता हूं आपको। एक तो आपको इसमें 2 बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, एक बार यहां पर आप इंटीग्रेशन करेंगे और एक बार आप यहां पर पहुंचकर इंटीग्रेशन करेंगे, है ना। और इंटीग्रेशन करना हमेशा आसान नहीं होगा, थोड़ा सा कई बार डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि चारपिट मेथड के जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो 3-4 सिलेक्टेड क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन हमेशा क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, ठीक। हाँ, लेकिन अगर आपको इंटीग्रेशन अच्छे से आता है, इंटीग्रेशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर कोई भी क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन की हेल्प से इस प्रोसीजर को एक बार दोबारा से समझते हैं, है ना। तो मेरे ख्याल से समझ में काफी कुछ समझ में आ गया होगा और बाकी जो नहीं समझ में आया वो इस क्वेश्चन के थ्रू समझ में आ जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जा चुका है अब तक।
है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या करना है बाई चारपिट मेथड। अब देखो मेंशन कर दिया कि चारपिट मेथड लगाना है। अब आपके पास कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं, तो इसलिए आपको कोई और ऑप्शन के बारे में सोचना ही नहीं है। फाइंड द कंप्लीट सॉल्यूशन, आपको इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है। आप देख सकते हैं ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है नॉन लीनियर है। नॉन लीनियर क्यों है? क्योंकि यहां पर देखो पी क्यू मल्टीप्लाई में आ रहा है, तो आपको मालूम है पी और क्यू अगर इनकी पावर, इनकी डिग्री अगर 1 से ज्यादा हो जाए या ये मल्टीप्लाई में आ जाए आपस में, तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी हो जाती है? नॉन लीनियर हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, और सबसे पहले हम गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख लेते हैं। गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है px प्लस qy इज इक्वल टू pq। दिस इज द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। अब देखो इसमें आगे मैंने आपको क्या कहा था, स्टेप नंबर 1 क्या हमारा, कि जो भी राइट साइड में लिखा उसको लेफ्ट में ले आओ। तो px प्लस qy माइनस pq इज इक्वल टू 0, और इसको मान लेता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, ठीक। आगे देखिए, अब इसको क्या करते हैं, जो इक्वेशन 1 मैंने मानी इसको हम f के इक्वल मान लेते हैं। किसके इक्वल मान लेते हैं? f के। तो लेट f x कॉमा y कॉमा z कॉमा p कॉमा q इज इक्वल टू px प्लस qy माइनस pq इज इक्वल टू 0। मतलब हमने इसको किसके इक्वल मान लिया? f के इक्वल मान लिया। अब आप यहां पर चाहें तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान ले या इसको इक्वेशन नंबर 1 मान ले, बात एक ही है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जरा ध्यान से समझिए। तो हमारा पहला स्टेप तो कंप्लीट हो गया। हमने जो गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन थी, गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की सभी टर्म को लेफ्ट साइड में कर दिया और उसको इक्वेशन 1 मान लिया, और उसको f के इक्विवेलेंट भी हमने मान लिया। स्टेप नंबर 1 कंप्लीट। नाउ स्टेप नंबर 2, आपको क्या करना है, यहां से इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है और ये पांचों पार्शियल डेरिवेटिव आपको फाइंड करने हैं। तो चलिए कर लेते हैं। तो यहां पर आप जरा ध्यान से देखें, सबसे पहले ये जो f है इस f को पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे डेल f अपॉन डेल x, x के रेस्पेक्ट में। अब जरा यहां पर ध्यान देना, अगर आप f को x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं तो कितनी वैल्यू मिलेगी? देखो f का पार्शियल डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में, इसका मतलब x को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट होंगे। तो यहां पर आ जाओ, देखो px का पार्शियल डेरिवेटिव p होगा, px का कितना हो जाएगा? p, क्योंकि x का क्या हो गया? 1। अब यहां पर देखो इसमें क्या x है? नहीं है, 0। इसमें क्या x है? 0। यानी कि इसका मतलब f का x के रेस्पेक्ट में जो पार्शियल डेरिवेटिव होगा वो p होगा, क्योंकि इसका 0 इसका 0। देखिए याद रखना आपको इसको पार्शियल डेरिवेटिव करना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट डेल f अपॉन डेल y। अब देखो जरा डेल f अपॉन डेल y क्या होगा, y के रेस्पेक्ट में करो। तो y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो px का 0 हो जाएगा और qy का q आ जाएगा, qy का q आ जाएगा। नेक्स्ट डेल f अपॉन डेल z को कैलकुलेट करते हैं। अब इसमें क्या कोई z की टर्म है? नहीं है, इसका मतलब पार्शियल डेरिवेटिव 0 आएगा। आगे बढ़ते हैं, डेल f अपॉन डेल p, p के रेस्पेक्ट में करना है। अब देखो यहां पर p की दो टर्म है, एक ये रही और एक ये रही। तो p का तो कितना हो जाएगा? 1, यहां से बचेगा x, इसका हो जाएगा 0 और इसका हो जाएगा माइनस का q। उसके बाद डेल f अपॉन डेल q। अब डेल f अपॉन डेल q कितना आएगा? जरा देखो ध्यान से, q के रेस्पेक्ट में, q की दो टर्म है, एक ये और एक ये। यहां से y बचेगा और यहां से p बचेगा, तो y माइनस p। ये तो आ गए हमारे पार्शियल डेरिवेटिव। अब इसके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ राइट द चारपिट ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब क्या करेंगे, चारपिट ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। तो यहां पर मैं लिखने जा रहा हूं चारपिट ऑक्सिलरी इक्वेशन। चारपिट ऑक्सिलरी इक्वेशन, देखिए चारपिट ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब ये इक्वेशन मैं यहां लिखने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखेंगे। देखिए कैसे लिखते हैं इक्वेशन, मैंने आपको बता दिया तरीका। यहां पर dx के अपॉन में कुछ आएगा इक्वल टू, dy के अपॉन में भी कुछ आएगा इक्वल टू, फिर dz लिखेंगे, इसके अपॉन में भी आएगा, dz के बाद dp लिखेंगे, इसके डिनोमिनेटर में भी आएगा, और इसके बाद dq लिखेंगे,
और डी क्यू के डिनोमिनेटर में भी पार्शियल डेरिवेटिव आएंगे। अब यहां पर सबके डिनोमिनेटर को मैं लिख देता हूं। देखिए अब हमें शुरू करना है पी से, तो डेल एफ अपॉन डेल पी, डेल एफ अपॉन डेल पी माइनस में आएगा, ये भी माइनस में आएगा, डेल एफ अपॉन डेल क्यू, इधर आ जाओ, यहां भी माइनस में आएगा, पी डेल एफ अपॉन डेल पी माइनस क्यू डेल एफ अपॉन डेल क्यू, इधर आ जाओ। अब ये लास्ट की दो टर्म है, इसमें सारी टर्म पॉजिटिव आएंगी। अब यहां पर देखिए क्या आएगा, डेल एफ अपॉन डेल एक्स, देखिए यहां पर डेल एफ अपॉन डेल एक्स और यहां पर डेल एफ अपॉन डेल वाई, उसके बाद यहां पर P डेल एफ अपॉन डेल जेड और यहां पर Q डेल एफ अपॉन डेल जेड। तो इस तरीके से आप 4 पिट ऑक्सिलरी इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब आगे देखिए, अब आपको इसमें क्या करनी, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना। तो मैं इनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करता हूं नेक्स्ट पेज में। देखिए तो dx अपॉन, अब जरा यहां पर ध्यान से देखो क्या क्या आएगा, dx अपॉन, dx के अपॉन में क्या आ रहा है जरा ध्यान से देखो, dx के अपॉन में डेल एफ अपॉन डेल पी, डेल एफ अपॉन डेल पी की वैल्यू कहां, ये रही, ये डेल एफ अपॉन डेल पी एक्स माइनस क्यू, तो यहां पर आएगा हमारे पास माइनस में एक्स माइनस क्यू इक्वल टू, आगे चलते हैं, dy अपॉन डेल एफ अपॉन डेल क्यू माइनस में डेल एफ अपॉन डेल क्यू की वैल्यू ये रही y माइनस पी, y माइनस पी, तो dy के नीचे आएगा माइनस का y माइनस पी, y माइनस पी। आगे बढ़ते हैं, नाउ dz के नीचे देखो क्या आएगा, dz के नीचे दो टर्म होंगी, पहली टर्म माइनस पी टाइम्स ऑफ डेल एफ अपॉन डेल पी, यानी कि माइनस का p टाइम्स आएगा, तो माइनस पी और x माइनस क्यू, माइनस फिर से माइनस साइन लगेगा, उसके बाद देखिए तो माइनस पी डेल एफ अपॉन डेल क्यू, पी की मैंने वैल्यू पुट कर दी, माइनस क्यू, तो यहां पर माइनस क्यू और डेल एफ अपॉन डेल क्यू की वैल्यू होगी y माइनस पी, y माइनस पी इक्वल टू, ठीक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टर्म यहां पर आ जाओ डेल पी। अब देखो यहां पर जरा देखो डेल एफ अपॉन डेल एक्स कितना है, p है, यानी कि यहां पर p आएगा, और ये डेल एफ अपॉन डेल जेड और डेल एफ अपॉन डेल जेड जीरो है, यानी कि यहां p प्लस जीरो आएगा, p प्लस जीरो, तो dp अपॉन p प्लस जीरो इज इक्वल टू dq अपॉन, अब dq के अपॉन में देखो जरा, डेल एफ अपॉन डेल वाई, डेल एफ अपॉन डेल वाई कितना था q, और उसके बराबर में है प्लस डेल एफ अपॉन डेल जेड जो कि जीरो है, यानी कि q प्लस जीरो, तो यहां से मुझे मिलेगा q प्लस जीरो, बस हो गया हमारा, और इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पर जरा थोड़ा ध्यान से समझेंगे क्या करना है। देखिए अब इसमें सबसे आसान टर्म आपको कौन सी दिखाई दे रही है, देखो यहां dx x माइनस क्यू, dy माइनस का y माइनस p, मतलब यहाँ x के नीचे x और q आ रहा है, y के नीचे y और p आ रहा है, dz के नीचे p q x, तीन वेरिएबल आ रहे हैं, ये सबसे आसान है। देखो dp के अपॉन पे p आ रहा है और dq के अपॉन में q आ रहा है, इसको इंटीग्रेट करना तो बहुत आसान हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको इन दोनों को सेलेक्ट करना है, इन दोनों को सेलेक्ट करना है, बस यही आपको यहां पर करना है और कुछ नहीं है। तो आप इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे। अब आगे देखो, इनको सेलेक्ट करने के बाद अब करना क्या है, तो हमारे पास यहां से जो दो टर्म आ रही है, नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 dp अपॉन p इज इक्वल टू dq अपॉन q, dq अपॉन q, ये हमारे पास आ जाएगा dp अपॉन p dq अपॉन q, ठीक। अब देखो इसके बाद यहां पर अगर आप ध्यान दें तो ये कितना आएगा, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं ना, इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड कितना आ जाएगा, देखो जरा ध्यान से, इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं, तो इंटीग्रेट करने पर आपको मिलेगा dp अपॉन p इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dq अपॉन q। तो इंटीग्रेशन करने पे देखो कितना आएगा भाई, dp अपॉन p, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन कितना होता है log x, तो यहां पर आ जाएगा log p इज इक्वल टू log q प्लस log a। देखिए log a कहां से आया, ये एक्चुअल में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। आप अच्छे जानते हैं कि इंटीग्रेशन करते समय अगर हमारी जो टर्म है वो सारी टर्म अगर log में आ रही है तो हम कांस्टेंट भी log की फॉर्म में ही लिखते हैं। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए log p
इज इक्वल टू, यहां लॉग m प्लस n का फॉर्मूला लग जाएगा, तो ये हो जाएगा log a क्यू, log a क्यू, और log से log यहां पर खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू देखिए कितनी आएगी। थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहां पर log से log कैंसिल आउट हो जाएगा, तो p इज इक्वल टू बचेगा a क्यू। p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a क्यू हमारे पास वैल्यू आ जाएगी p की। लेकिन ये जो p की वैल्यू आई है ये XYZ में नहीं आई है, ये तो a क्यू में आ रही है। तो अब आप क्या करेंगे, इसको पहले तो मान लेंगे आप इक्वेशन नंबर 3, दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। अब आप इक्वेशन 1 और 3 का यूज करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, यानी कि आप इक्वेशन 3 को क्या करिए 1 में पुट कर दीजिए, ये रही हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। तो पुट p इन इक्वेशन नंबर 1। तो जब आप p को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो अब यहां पर ध्यान दीजिए इक्वेशन नंबर 1 है क्या, px प्लस क्यू वाई, px प्लस क्यू वाई माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, ठीक, px क्यू वाई, ठीक है। अब यहां पर मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं p की, p कितना a क्यू, तो यहां पर a क्यू रख दो, तो a क्यू प्लस क्यू वाई माइनस a क्यू, तो a क्यू स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू में 0। चलिए यहां से आप वैल्यू फाइंड करते हैं, तो देखो यहां पर अगर आप ध्यान दें a क्यू स्क्वायर को मैं उधर ले जाता हूं, तो ये a और इसमें से q कॉमन आ जाएगा, तो a प्लस वाई और q आ गया कॉमन इज इक्वल टू a क्यू स्क्वायर, एक क्यू से एक क्यू कट जाएगा, तो यहां से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी a क्यू इज इक्वल टू a प्लस वाई। और अब इसके आगे अगर मैं इसको सॉल्व करूं, देखिए इसके आगे अगर हम इसको लेके जाएं, तो यहां से मुझे q की वैल्यू क्या मिल रही है, q इज इक्वल टू a प्लस वाई अपॉन में a, ये q की वैल्यू आ गई, यानी कि हमें p q फाइंड करना था, जिसमें से एक वैल्यू मेरे पास आ चुकी है q की। अब किसकी वैल्यू बची, p की। p की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब एक काम करो, इस q की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दो, पुट q इन 3, पुट q इन 3। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो यहां पर p इक्वल टू a क्यू लिखा है, तो हमें p की वैल्यू मिल जाएगी। तो p कितना होगा, देखो जरा ध्यान से, p इज इक्वल टू a इंटू क्यू, a प्लस वाई और अपॉन में a से a कट जाएगा, तो p की वैल्यू आ जाएगी a प्लस वाई। तो यहां से मुझे p की वैल्यू मिली। तो कहां तक पहुंचे हम, जरा देखो स्टेप पे, हमने देखो विद द हेल्प ऑफ रिलेशन इन स्टेप 4 एंड इक्वेशन 1 फाइंड p एंड q इन टर्म्स ऑफ x y z, हम p और q को निकाल चुके हैं इन टर्म्स ऑफ x y z। देखो हमारे पास जो p आ रहा है वो y के टर्म्स में आ रहा है, q भी y के टर्म्स में आ रहा है। अब जरूरी नहीं कि तीनों आए x y z, तीनों में से कोई एक आ जाए या कांस्टेंट ही रह जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या है, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ p। अब आपको ये टोटल डेरिवेटिव का फॉर्मूला है, इसमें p की वैल्यू को पुट करनी है, तो पुट द वैल्यू ऑफ p इन। अब मैं आगे चलता हूं और p की वैल्यू को क्या कर देता हूं, सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। देखिए अब यहां पर हम लिखेंगे वी नो दैट dz इक्वल टू p dx प्लस q dy, और यहां पर वैल्यू को पुट कर देंगे। तो अब हमारे पास p की वैल्यू कितनी है, a प्लस वाई, तो यहां पर a प्लस वाई रख देंगे, तो dz इक्वल टू a प्लस वाई dx प्लस, अब q की वैल्यू कितनी है, q की वैल्यू है a प्लस वाई अपॉन a एंड dy, ठीक। अब देखिए आगे, इसके आगे क्या करना है, जरा यहां ध्यान से देखेंगे एक बार। देखिए इतना तो हमारे पास आ गया यहां से, ठीक, पी क्यू हम पुट कर चुके हैं। अब यहां पर पी क्यू को पुट करने के बाद अब हम अपनी आगे की वैल्यूज को क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। एक मिनट, यहां पर कहीं पर पी एक्स, पुट पी इन 1, एक्स कहीं पर छूट गया, पी एक्स प्लस क्यू वाई माइनस पी क्यू, हमने यहां पर पुट किया था ए क्यू, पी की जगह ए क्यू, तो ये ए क्यू पुट किया था, यहां एक्स छूट गया, एक्स छूट गया यहां पर हमारा। तो हम यहां पर अगर क्यू कॉमन लेंगे तो ये ए एक्स आएगा, ये ए एक्स आएगा, और यहां पर भी ए एक्स आएगा,
ठीक है ना, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लो, ये चलिए ax, यहां भी x, तो इस सभी जगह पर x आ जाएगा, आगे भी थोड़ा करेक्शन आएगा। हाँ चलिए, तो अब देखिए यहां पर p की वैल्यू कितनी हो गई, ax प्लस वाई, ax प्लस वाई dx प्लस ax प्लस वाई अपॉन a dy। तो मेरे ख्याल से करेक्शन आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां पर x छूट गया था हमारा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए तो यहां पर अब क्या करना, इसको इंटीग्रेट करना। अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, यही लिखा था हमने यहां पर, देखो इंटीग्रेट अबव इक्वेशन टू गेट रिक्वायर्ड आंसर। तो रिक्वायर्ड आंसर के लिए आपको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो चलिए इंटीग्रेट करते हैं, देखिए कितना आएगा। नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड। तो अगर आप इसको इंटीग्रेशन करते हैं तो dz इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस वाई dx प्लस ax प्लस वाई अपॉन a dy। अब यहां पर थोड़ा सा इसको जरा ध्यान से देखना पड़ेगा कि इंटीग्रेशन कैसे होगा। देखिए लेफ्ट साइड में तो z आ गया इज इक्वल टू, इधर अगर आप ध्यान दें ax प्लस वाई यहां पर भी है, ax प्लस वाई यहां पर भी है। मैं एक काम करता हूं, इसको कॉमन ले लेता हूं। तो ax प्लस वाई कॉमन आ गया, बचेगा क्या, यहां पर बचा dx और यहां पर ax प्लस वाई को अगर आप कॉमन ले लेंगे तो यहां पर बचेगा dy और अपॉन में a। ये हमारे पास आ जाए, ठीक है। और अगर इस a को मैं एलसीएम, देखिए a कांस्टेंट है, मैं एलसीएम ले लेता हूं और a को बाहर कर देता हूं। तो a को हम बाहर कर देते हैं, तो a जब बाहर करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, ax प्लस वाई और यहां पर आएगा a dx प्लस dy और डिनोमिनेटर में आ जाएगा a। और अब a को कर देता हूं मैं बाहर, देखिए कितना बचेगा। नेक्स्ट स्टेप में देखें तो z इक्वल टू 1 अपॉन a इंटीग्रेशन ax प्लस वाई और a dx प्लस dy। अब यहां पर अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये बहुत ही सिंपल सा इंटीग्रेशन हमारा बन चुका है। देखिए कैसे, अगर यहां पर इसको मैं t मान लूं तो इसका डिफरेंशिएशन यहां लिखा हुआ है, यानी कि सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन में पढ़ा था ना हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड, बस वही मेथड यहां पर लगा देना है। देखो तो आपको क्या करना है, पुट ax प्लस वाई इज इक्वल टू t। तो अब इसका डिफरेंशिएशन करो तो a dx प्लस dy इज इक्वल टू dt। अब ये सब्स्टिट्यूशन अगर आप वहां पर कर देते हैं तो आपको क्या मिलेगा, z इक्वल टू 1 अपॉन a इंटीग्रेशन t dt। और इसका इंटीग्रेशन तो बहुत आसान है, 1 अपॉन a t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। c की जगह आप चाहें तो यहां पर b लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर क्या करना, देखिए अब आपको यहां पर इसकी वैल्यू पुट कर देनी वापस t की, तो आपको z इक्वल टू कितना मिलेगा। अब इस a को मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं z के साथ, तो ये आ जाएगा az इज इक्वल टू az इक्वल टू, देखिए यहां पर t की वैल्यू, t कितना था, ax प्लस वाई, तो ax प्लस वाई का होल स्क्वायर अपॉन टू एंड प्लस में b। तो मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ गया होगा। और यहां पर हमारा जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा यहां पर कंप्लीट हो गया। तो चारपिट मेथड से किसी भी क्वेश्चन को करने का यही प्रोसीजर आपका रहेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, जो क्वेश्चन आपको इक्वेशन आपको दी है उसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, पांचों पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे। पार्शियल डेरिवेटिव निकालने के बाद आपको चारपिट इक्वेशन लिखनी है। चारपिट इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दिए हैं तो वो आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। इसमें से दो फ्रैक्शन लेने जिनको इंटीग्रेट करना आसान हो, उनको फ्रैक्शन को ले लेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहां से आपको क्या होगा, यहां से आपको देखो p की वैल्यू मिल गई। यहां पर एक्चुअल में आपको p और q में रिलेशन मिली है। और मैंने आपको बताया था जब आप चारपिट इक्वेशन के दो पार्ट लेंगे और उनको इंटीग्रेट करेंगे तो या तो आपको p की वैल्यू मिलेगी या आपको q की वैल्यू मिलेगी या फिर p और q में रिलेशन मिलेगी। तो यहां पर आपको p और q में रिलेशन मिली है, आपने इस रिलेशन का यूज करा इक्वेशन नंबर 1 में, और इक्वेशन 1 में यूज करके यहां से आपको मिल गई q की वैल्यू।
और फिर आपने Q की वैल्यू को पुट करा यहां पर, तो आपको मिल गई P की वैल्यू। तो इस तरह से आपके पास P भी आ गया और Q भी आ गया। उसके बाद आपने टोटल डेरिवेटिव के फॉर्मूले में P और Q को पुट कर दिया, उसके बाद उसको इंटीग्रेट कर दिया। देखिए यहां पर दो ही डिफिकल्ट काम है, क्या है, एक बार तो दोनों बार इंटीग्रेशन करना ही आपका यहां पर डिफिकल्ट है। यहां पर देखो ये इंटीग्रेशन है आसान है, कई बार ये इंटीग्रेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। दूसरा, एक बार यहां पर आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन इसीलिए लेंथी हो रहा है क्योंकि दो दो बार इंटीग्रेशन करना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो देखिए अगर आपका चार में से कोई एक स्टैंडर्ड फॉर्म का क्वेश्चन है तो आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म वाले मेथड से ही करिए, अगर वहां पर चार पिट मेथड नहीं लिखा हुआ है तो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नाउ सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय चार पिट मेथड। अब हमें इस इक्वेशन को चार पिट मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। देखें तो pxy प्लस pq प्लस qy इज इक्वल टू yz, है ना। अब yz को लेफ्ट में ले आते हैं, तो pxy प्लस pq प्लस qy एंड माइनस में yz इज इक्वल टू में 0, और यही हमारी क्या होगी, इक्वेशन नंबर 1। अब आपको यहां पर इसको f के इक्वल मान लेंगे। लेट f x कॉमा y कॉमा z कॉमा p कॉमा q इज इक्वल टू pxy प्लस pq प्लस qy माइनस का yz इज इक्वल टू 0। अब यहां पर जरा ध्यान से देखेंगे क्या करना है। इसके बाद आपको इसके पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करने। कितने पार्शियल डेरिवेटिव होते हैं, 5। नाउ पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x y z p एंड q। तो मैं यहां पर डायरेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव लिख रहा हूं, जरा ध्यान से देखो। डेल एफ अपॉन डेल एक्स, कितना आएगा डेल एफ अपॉन डेल एक्स। देखो इसको आपको पार्शियल डेरिवेटिव करना है x के रेस्पेक्ट में, तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स। यहां पर जरा ध्यान दो, x एक ही टर्म में है, पहली वाली टर्म में, और किसी में तो x नहीं है, तो यहां से क्या आ जाएगा, py आ जाएगा। उसके बाद डेल एफ अपॉन डेल वाई। अगर आप डेल एफ अपॉन डेल वाई की बात करेंगे, y के रेस्पेक्ट में करना है, तो y कितनी जगह पर आ रहा है, अगर आप यहां पर देखें तो y यहां पर भी है, y यहां पर भी है, और y यहां पर भी है, 3 जगह पर है ना। डेल एफ अपॉन डेल एक्स, x केवल एक जगह पर था, y हमारे पास यहां पर 3 जगह पर है। देखो कितना आएगा, y यहां से आएगा px, देखो y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहां से मिलेगा q और यहां से मिलेगा माइनस का z। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए नेक्स्ट लिखते हैं डेल एफ अपॉन डेल जेड। देखिए जेड के रेस्पेक्ट में अगर पार्शियल डेरिवेटिव आप करते हैं तो जेड की यहां पर एक ही टर्म्स है, बाकी सब 0 हो जाएंगे, यानी कि माइनस का y। उसके बाद आएगा नेक्स्ट टर्म डेल एफ अपॉन डेल पी। अब p के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो p वाले टर्म को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट है। p यहां पर 2 टर्म में आ रहा है, आप देख सकते हैं, इसमें और इसमें। तो यहां पर आ जाएगा आपके पास एक्स वाई और यहां पर आ जाएगा q। तो डेल एफ अपॉन डेल ये हो गया एक्स वाई प्लस q। एक बार और देखिए, देखो p के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इसका और इसका तो 0 हो जाएगा, इसका p होगा, इसका p के रेस्पेक्ट में करें इसका q होगा, और इसका एक्स वाई होगा। और लास्ट हमारे पास आएगा डेल एफ अपॉन डेल q। अब डेल एफ अपॉन डेल क्यू, क्यू की कितने टर्म है यहां पर, 1 और 2, इसका 0 इसका 0, यहां से p बचेगा और यहां से y बचेगा, तो p प्लस y। अब हम लिखेंगे चार पिट ऑक्सिलरी इक्वेशन। नाउ चार पिट ऑक्सिलरी इक्वेशन, चार पिट ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब जरा यहां पर ध्यान से देखें तो कैसे लिखते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूं। सबसे पहले क्या आएगा, dx आएगा, ds के नीचे टर्म आएगी, फिर dy आएगा, dy के नीचे भी एक टर्म आएगी, इक्वल टू में dz, dz के नीचे 2 टर्म आती हैं, इक्वल टू में dp, dp के डिनोमिनेटर में भी आएगा, और dq।
तो यहां तो आसान है, एक्स वाई जेड डी पी और क्यू। इसके नीचे अब देखिए जरा ध्यान से, dx के नीचे क्या आता है, यहां से p से स्टार्ट होता है, तो यानी कि पहली तीनों टर्म माइनस होती हैं, तो डेल एफ अपॉन डेल पी, डेल एफ अपॉन डेल पी, यहां पर आएगा माइनस का डेल एफ अपॉन डेल क्यू। देखिए पी क्यू वाली टर्म आएगी, अब यहां पर दोनों आएंगी, माइनस का पी डेल एफ अपॉन डेल पी, माइनस का क्यू और डेल एफ अपॉन डेल क्यू। इधर आ जाओ, यहां पर अब देखिए यहां पर पहली टर्म क्या होगी, डेल एफ अपॉन डेल एक्स, और यहां पर पहली टर्म होगी डेल एफ अपॉन डेल वाई, फिर यहां पर प्लस पी और यहां पर प्लस क्यू, और यहां पर आपका आएगा डेल एफ अपॉन डेल जेड, और यहां भी आएगा डेल एफ अपॉन डेल जेड। तो ये तो हो गई हमारी चार पिट ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं, इस चार पिट ऑक्सिलरी इक्वेशन में सारी वैल्यूज को उठा के पुट कर देते हैं, और उसके बाद देखेंगे कौन सा फ्रैक्शन आसान है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखिए dx के अपॉन में क्या है, देखिए dx के अपॉन में है डेल एफ अपॉन डेल पी, तो डेल एफ अपॉन डेल पी हमारे पास ये रहा, यानी कि ये टर्म आएगी माइनस एक्स वाई प्लस क्यू, माइनस एक्स वाई प्लस क्यू इज इक्वल टू, अब यहां पर dy, dx के बाद dy, dy के नीचे देखो क्या आएगा, dy डेल एफ अपॉन डेल क्यू, अब यहां से डेल एफ अपॉन डेल क्यू देखो कितना है, p प्लस वाई है, यानी कि माइनस में p प्लस वाई, माइनस में p प्लस वाई, ये मेरे पास आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो यहां भी आ गया। अब देखो dz के नीचे, dz इज इक्वल टू में dz, अब dz के नीचे वाली टर्म लिखते हैं। देखिए dz के नीचे जो टर्म है हमारी डेल एफ अपॉन डेल पी है, पहली टर्म डेल एफ अपॉन डेल एक्स वाई प्लस क्यू, तो माइनस पी एक्स वाई प्लस क्यू, और यहां पर आएगा माइनस में क्यू, माइनस में क्यू, और उसके बाद डेल एफ अपॉन डेल क्यू जिसकी वैल्यू p प्लस क्यू, p प्लस वाई है, ये टर्म हमारे पास आ जाएगी इक्वल टू में dp। अब देखो dp के डिनोमिनेटर में क्या है, dp के डिनोमिनेटर डेल एफ अपॉन डेल एक्स, अब डेल एफ अपॉन डेल एक्स कितना है, py है, py, तो यहां पर आ जाएगा py। उसके बाद देखो नेक्स्ट टर्म p टाइम्स ऑफ डेल एफ अपॉन डेल जेड, डेल एफ अपॉन डेल जेड कितना, माइनस वाई, और p ये रहा, यानी कि माइनस का py हो गया, माइनस का py इज इक्वल टू dq, dq, dq के नीचे क्या है, डेल एफ अपॉन डेल वाई, डेल एफ अपॉन डेल वाई कितना आया था हमारे पास, ये रहा, px प्लस क्यू माइनस जेड, px प्लस क्यू, px प्लस क्यू माइनस जेड। उसके बाद देखो px प्लस क्यू माइनस जेड, और डेल एफ अपॉन डेल जेड जिसकी वैल्यू माइनस वाई है, यानी कि माइनस का क्यू वाई। अब यहां पर जरा ध्यान से देखें कौन से फ्रैक्शन है, देखो यहां पर क्या है, ये चीज जीरो हो जाएगी, ये क्या आ जाएगा, जीरो। अब यहां डिनोमिनेटर में जीरो आ रहा है, डीपी अपॉन ये जीरो आ गया, और यहां पर ये टर्म रहेगी। अब यहां पर अगर आप देखो कभी भी अगर किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जीरो आ जाए, तो उस वाले फ्रैक्शन को आपको जरूर लेना है, क्योंकि उस फ्रैक्शन से आपकी वैल्यू बहुत आसानी से आएगी। तो आप यहां पर क्या करेंगे, अगेन आप इन दोनों को ही कंसीडर करेंगे। देखिए क्या फायदा है इन दोनों को कंसीडर करने से। अब यहां पर एक चीज और ध्यान देना, बहुत स्टूडेंट को कंफ्यूजन होगा कि सर जब डिनोमिनेटर में जीरो आ जाता है तो वो तो नॉट डिफाइन हो जाता है। हाँ डेफिनेटली नॉट डिफाइन हो जाता है, अगर डिनोमिनेटर में जीरो आता है तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। लेकिन हम क्या करेंगे, इस डिनोमिनेटर वाले जीरो को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले मैं इसके लास्ट के दो फ्रैक्शन लिख रहा हूं, जरा यहां पर ध्यान से देखें। तो लास्ट के टू फ्रैक्शन क्या है, डीपी अपॉन जीरो, dp अपॉन जीरो इज इक्वल टू dq, और dq के अपॉन में है px प्लस q माइनस जेड और माइनस का q। अब यहां पर जरा ध्यान से देखो, देखिए अगर आप यहां देखें तो वैसे तो ये फ्रैक्शन बहुत डिफिकल्ट सा लग रहा है इंटीग्रेशन करने के लिए, लेकिन क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो आ गया तो अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसके साथ आप कोई भी फ्रैक्शन ले लो। देखो यहां पर मैं क्या करता हूं, इस जीरो को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो सीधी सी बात है जीरो इंटू डी क्यू क्या हो जाएगा, जीरो, और जीरो अपॉन समथिंग इज जीरो। इसका मतलब यहां से आपको क्या मिलेगा, डीपी इक्वल टू जीरो।
भाई जब डिनोमिनेटर 0 है तो न्यूमरेटर भी क्या होगा, 0 ही होगा। अब यहां पर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, dp 0 आ गया। अब इसको मैं इंटीग्रेट करता हूं, तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, देखिए इंटीग्रेशन करने पे क्या आएगा, जरा ध्यान देना। अगर आप इसको इंटीग्रेट करते हैं तो यहां पर आपको मिल जाएगा p और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा जिसको हम लिख लेते हैं a। तो इंटीग्रेशन करने के बाद आपको p की वैल्यू क्या मिल गई, एक कांस्टेंट मिल गया, और कांस्टेंट हमने क्या मान लिया, a मान लिया। तो यहां से आपको p की वैल्यू मिली a। तो मेरे ख्याल से ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। अब जरा यहां पर ध्यान देना स्टेप नंबर 2 पे। तो हमने क्या पढ़ा था, स्टेप नंबर 4 में मैंने आपको बताया था कि जब आप दो फ्रैक्शन लेंगे तो दो फ्रैक्शन लेने के बाद आपको या तो p की वैल्यू मिलेगी या q की वैल्यू मिलेगी या p q में रिलेशन मिलेगी। तो इस बार आपको p की वैल्यू मिली है। इससे पिछले क्वेश्चन में आपको क्या मिला था, p और q में रिलेशन मिली थी। इस बार आपको p की वैल्यू मिल गई a। अब आप क्या करेंगे, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3, यानी कि p की वैल्यू इस बार आपको मिल चुकी है। ध्यान रखना, p की वैल्यू को अब हमें दोबारा कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो वैल्यू ये कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है। p हमारे पास आ चुका। अब देखो क्या करेंगे, इस p की वैल्यू को क्या करेंगे, नाउ पुट p इन इक्वेशन नंबर 1। अब मैं यहां पर इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने जा रहा हूं। इक्वेशन नंबर 1 पहले मैं लिख लेता हूं, क्या है, ये रही pxy प्लस pq, pxy प्लस pq प्लस pxy प्लस pq प्लस qy माइनस yz प्लस qy माइनस का yz इक्वल टू में 0। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। pxy pq qy y माइनस z, qy y माइनस z। अब यहां पर जरा देखो, p की जगह a पुट करना है, तो यहां पर आ जाएगा axy, यहां पर आ जाएगा aq प्लस qy एंड माइनस का yz इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ जाएगा। अब देखो हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, q की वैल्यू निकालनी है। p तो आ चुका, q निकालना। q कौन कौन से टर्म में आ रहा है, q इन दो टर्म में आ रहा है। तो इन दो टर्म को लेफ्ट में रखते हैं, बाकी दोनों टर्म को राइट साइड ले जाते हैं। तो यहां पर इन दोनों टर्म में से q कॉमन आएगा, तो ये बचेगा a प्लस वाई और q आ गया कॉमन, और बाकी दोनों साइड को इधर ले जाते हैं, तो yz माइनस axy। अब यहां से q की वैल्यू देखो कितनी आएगी, q इज इक्वल टू, इन दोनों में से y कॉमन आ रहा है, तो z माइनस ax, और ये नीचे चला जाएगा a प्लस वाई, और ये हमारे पास क्या आ गई, p की q की वैल्यू आ गई। तो अब हमारे पास q भी आ चुका है और हमारे पास p भी आ चुका है। उठा करके दोनों वैल्यू को कहां रखेंगे, टोटल डेरिवेटिव के फॉर्मूले में। तो चलिए यहां पर अब देखिए नेक्स्ट हमें क्या करना है ना, इसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट पेज पे ही चलते हैं ना। देखिए पुट p एंड q, या वी नो दैट, यहां पर अब हम टोटल डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिखेंगे। वी नो दैट dz इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। अब इसमें फॉर्मूले को वैल्यू को पुट कर देते हैं p और q की। p की वैल्यू तो a है, तो यहां पर क्या आएगा, dz इज इक्वल टू a dx प्लस q की वैल्यू को पुट करें, yz माइनस ax, yz माइनस ax अपॉन a प्लस वाई, अपॉन में a प्लस वाई। चलिए अब इसको हमें क्या करना है, यहां पर dy और बच गया dy, इंटीग्रेट करना है इसको। लेकिन इंटीग्रेशन करने से पहले हमें इसे थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा, और ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे कि इंटीग्रेशन आसानी से हो जाए। देखिए यहां पर z भी आ रहा है, x भी आ रहा है और y भी आ रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर जो y वाली टर्म्स है वो सेपरेट हो सकती हैं। तो एक काम करते हैं, यहां पर वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं। पहले एक साइड में y कर लेते हैं, बाकी दूसरी साइड में z और ax को कर लेते हैं, क्योंकि z और ax सेपरेट नहीं हो पाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले a dx को मैं लेफ्ट में ले आता हूं, तो dz माइनस a dx इज इक्वल टू, यहां पर देखो क्या बचा हमारे पास, yz माइनस ax अपॉन में a प्लस वाई एंड dy। अब आप क्या करेंगे, देखिए यहां से y को छोड़ करके बाकी सब लेफ्ट में ले आएंगे, तो यहां से हमारे पास ये z माइनस ax लेफ्ट में आ जाएगा, तो dz माइनस a dx अपॉन में z माइनस ax इज इक्वल टू y अपॉन a प्लस वाई एंड dy।
और अब इसके बाद क्या करना, अब इसके बाद इसका कर देना इंटीग्रेशन। नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड। अब यहां पर जरा ध्यान से देखेंगे कैसे इंटीग्रेशन होगा। अगर आप यहां ध्यान से देखें तो अब ये बहुत सिंपल सा इंटीग्रेशन बन चुका है। देखो कैसे, यहां देखो ये जो नीचे लिखा है, क्या इसी का डिफरेंशिएशन ऊपर नहीं लिखा? देखो जेड का डिफरेंशिएशन dz और dx का इंटीग्रेशन dx, x का इंटीग्रेशन dx, a कांस्टेंट है। तो यानी कि नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा है, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा है। और यहां पर क्या करेंगे, नीचे a प्लस वाई है, ऊपर y है, तो ऊपर a ऐड कर देंगे और a को ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो पहले मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूं। देखो जरा, dz माइनस ए डी एक्स, अभी ऐसे ही लिखते हैं, z माइनस ए एक्स इज इक्वल टू, यहां पर मैं इसमें क्या करता हूं, a प्लस वाई को ऐड भी कर, a को ऐड भी कर देता हूं और a को सब्ट्रैक्ट भी कर देता हूं। तो ये मेरे पास आ जाएगा dy। ठीक है, अब इनको अलग अलग कर लेंगे, a प्लस वाई अपॉन ए प्लस वाई माइनस ए अपॉन ए प्लस वाई। तो सेपरेट करने पे आपको क्या मिलेगा, देखो जरा ध्यान से। अच्छा लेफ्ट साइड में देखो जरा, लेफ्ट साइड में आप चाहें तो इसको t मान लें, तो जब इसको t मानेंगे तो इसका डेरिवेटिव ऊपर आ जाएगा। या इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, भाई डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। एक्चुअल में डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, इसका सीधे सीधे इंटीग्रेशन हो जाएगा log z माइनस ए एक्स। चलिए मैं इधर करके दिखाता हूं कैसे होगा ना। यहां पर dz माइनस ए डी एक्स अपॉन में z माइनस ए एक्स इज इक्वल टू, इनको मैं सेपरेट कर देता हूं। देखिए कितना आएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस ए अपॉन ए प्लस वाई और dy। तो मेरे ख्याल से इतना तो सबको समझ में आ गया होगा कि ये a प्लस वाई से a प्लस वाई कट जाएगा, a अपॉन में a प्लस वाई बचेगा। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट स्टेप, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log z माइनस ए एक्स। समझ में आया कैसे हुआ? आप चाहें तो इसको सब्स्टिट्यूट करके कर सकते हैं इस तरह से, पुट z माइनस ए एक्स इक्वल टू टी, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dz माइनस ए डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो आप क्या करेंगे, इसकी जगह dt रख देंगे, इसकी जगह t रख देंगे, dt अपॉन टी हो जाएगा और dt अपॉन टी का इंटीग्रेशन होगा log t और वापस log t की जगह यहां रख देंगे तो यही आ जाएगा इक्वल टू, यहां पर 1 का इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 1 का इंटीग्रेशन y होगा माइनस, अब यहां पर देखो a तो कांस्टेंट है ऐसे ही रहेगा और a प्लस वाई का हो जाएगा log a प्लस वाई, और प्लस में एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आएगा जिसको मैं लिख देता हूं b। ठीक है ना, इसको क्या लिख लेते हैं b। तो यहां से अब आपके पास जो है आपका जो फाइनल आंसर है वो आपके पास आ चुका है और इस क्वेश्चन का यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। यहीं पर आप इसको छोड़ देंगे, यही इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन। क्लियर है? तो ये हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया और हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, यहां पर जरा देखिए, फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ द पीडीई। आपको इसका कंप्लीट इंटीग्रल निकालना है, फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ द पीडी। अब देखो यहां पर मेंशन नहीं किया कि आपको चारपिट मेथड से करना है या किसी और मेथड से करना है। तो अगर इसमें आपको अगर दिखाई देता है कि ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्म है तो आप चारों में से तो आप उन स्टैंडर्ड फॉर्म से कर सकते हैं, वरना तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, चारपिट मेथड इसमें अप्लाई करना होगा। ठीक है ना, तो एक्चुअल में हम यहाँ पर चारपिट मेथड ही लगाएंगे क्योंकि ये चारपिट मेथड से ही होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें यहाँ पर इक्वेशन लिखनी है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर वाई इक्वल टू में वाई जेड को लेफ्ट में लाएंगे तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर वाई माइनस में वाई जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। मतलब कोई भी देखिए, अब क्वेश्चन को करने का जो प्रोसीजर है वो बिल्कुल सेम रहेगा, यानी कि चारपिट मेथड के जो स्टेप हैं वो लगभग फिक्स हैं, बस वेरी करेगा कैलकुलेशन, क्योंकि इंटीग्रेशन करने के तरीके अलग अलग हैं, बाकी कुछ और नहीं है। चलिए अब यहां पर इसको मैं मान लेता हूं कि लेट एफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा पी कॉमा क्यू इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर वाई माइनस वाई जेड इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद हमें पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करने हैं, तो मैं यहां पर सारे पार्शियल डेरिवेटिव को कैलकुलेट कर लेता हूं। देखिए कितना आएगा, डेल एफ अपॉन डेल एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, देखो इसमें एक्स की कोई टर्म है ही नहीं, 0 आएगा। नेक्स्ट डेल एफ अपॉन डेल वाई,
y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो पी स्क्वायर प्लस, देखिए हाँ y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आएगा y, अच्छा ये वहां पर y नहीं है, एक ये हमारे पास है, चलिए देखिए इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, तो पी स्क्वायर, अच्छा ऊपर भी y लिखा, देखिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू क्यू जेड इज इक्वल टू क्यू जेड, पर यहां पर माइनस कर देंगे तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास माइनस का क्यू जेड इज इक्वल टू में 0, इक्वेशन नंबर 1। चलिए यहां पर आते हैं, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर वाई माइनस क्यू जेड इज इक्वल टू 0। चलिए यहां पर मैं पार्शियल डेरिवेटिव कर रहा था तो x की कोई टर्म नहीं है इसलिए 0 आ गया, y की एक ही टर्म है इसलिए यहां से आएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। नेक्स्ट डेल एफ अपॉन डेल जेड, जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे, देखो जेड के रेस्पेक्ट में टर्म ये है तो यहां पर माइनस जेड आ जाएगा, डेल एफ अपॉन डेल पी, देखिए पार्शियल डेरिवेटिव कर रहा है, जिसके रेस्पेक्ट में करेंगे उसको छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट होंगे, तो जब आप इसको p के रेस्पेक्ट में करेंगे तो p को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट हो जाएंगे, तो देखिए यहां पर ये तो 0 हो जाएगा, पी स्क्वायर का 2p हो जाएगा 2py, क्योंकि जब आप इस y को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे पी स्क्वायर वाई होगा और पी स्क्वायर वाई का 2py। उसके बाद डेल एफ अपॉन डेल क्यू, डेल एफ अपॉन डेल क्यू इज इक्वल टू, अब आप इसको q के रेस्पेक्ट में करेंगे, देखिए q के रेस्पेक्ट में अगर आप करेंगे तो q की दो टर्म है, एक तो यहां से 2qy आएगा 2qy, और क्योंकि यहां पर q जेड है तो ये माइनस का जेड भी आएगा। तो ये हमारे सारे पार्शियल डेरिवेटिव आ गए। अब हम क्या करेंगे, चार पिट इक्वेशन लिखेंगे। नाउ चार पिट ऑक्सिलरी इक्वेशन, चार पिट ऑक्सिलरी इक्वेशन। चलिए अब मैं यहां पर चार पिट ऑक्सिलरी इक्वेशन को लिख देता हूं, देखिए क्या आएगी, dx अपॉन इज इक्वल टू dy इज इक्वल टू dz इज इक्वल टू dp और इक्वल टू में dq। चलिए सब लिख लेते हैं, देखिए कितना कितना आएगा, जरा ध्यान दें। dx के नीचे क्या आएगा, माइनस का डेल f अपॉन डेल p, माइनस का डेल f अपॉन डेल p, यहां पर आएगा माइनस का डेल f अपॉन डेल q, यहां पर आएगा माइनस का p डेल f अपॉन डेल p, माइनस का q डेल f अपॉन डेल q। तो देखो पहले तीनों टर्म में सब निगेटिव आ रहा है, यहां से शुरू करते हैं, डेल f अपॉन डेल x, और यहां पर आएगा डेल f अपॉन डेल y, उसके बाद यहां पर p ऐड होगा और यहां पर q ऐड होगा, यहां पर डेल f अपॉन डेल z और वहां पर भी डेल f अपॉन डेल z। ठीक, अब इन सब की वैल्यू क्या करेंगे, यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा इस फ्रैक्शन का, इस इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास। देखिए तो यहां पर dx के अपॉन में क्या आएगा, जरा देखें ध्यान से, dx के अपॉन में, dx के अपॉन में आएगा डेल एफ अपॉन डेल पी, डेल एफ अपॉन डेल पी की वैल्यू है माइनस का 2py, 2py है तो माइनस वहां पर है, तो माइनस 2py इज इक्वल टू dy। अब जरा dy के अपॉन में देखो क्या आएगा, dy के अपॉन में, dy के अपॉन में डेल एफ अपॉन डेल क्यू, ये रहा, माइनस में 2qy माइनस जेड, माइनस में 2qy माइनस में 2qy माइनस में जेड, तो यहां पर ये माइनस में जेड है, माइनस में जेड। आगे चलते, डी जेड, डी जेड के नीचे देखो क्या आएगा, डी जेड के नीचे आएगा माइनस में पी डेल एफ अपॉन डेल पी, यानी कि माइनस पी, देखो यहां पर जो है इसमें माइनस पी से और मल्टीप्लाई कर दो तो ये 2p स्क्वायर वाई हो जाएगा, और माइनस इसको q से मल्टीप्लाई कर दें, इससे मल्टीप्लाई कर दें q से, तो माइनस, एक मिनट, हमारे पास डेल जेड कितना था, माइनस क्यू, हाँ तो माइनस क्यू से डेल एफ अपॉन डेल क्यू को मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस क्यू
माइनस क्यू डेल एफ अपॉन डेल क्यू था 2qy माइनस में जेड, ठीक। या अब इसके आगे चलते हैं, देखो, और 2py, एक मिनट, यहां पर डेल एफ अपॉन डेल पी था हमारे पास 2py और ये माइनस था, तो माइनस में 2p² आएगा ना, हाँ, तो यहां भी माइनस आएगा। चलिए आगे देखिए, डीपी, डीपी के अपॉन में क्या आएगा जरा ध्यान से देखें, डीपी के अपॉन में, डीपी कहां है, ये डेल एफ अपॉन डेल एक्स पी टाइम्स ऑफ डेल एफ अपॉन डेल जेड, यानी कि डेल एफ अपॉन डेल एक्स कितना, 0 है, तो ये वाला पार्ट तो 0 है, प्लस पी डेल एफ अपॉन डेल जेड, और यहां पर डेल एफ अपॉन डेल जेड है हमारे पास माइनस का जेड, तो यानी कि माइनस का पी जेड है, माइनस का पी जेड। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद है, हाँ, ये तो हमारा पूरा हो गया माइनस का पी जेड। अब डी क्यू के अपॉन में देखो क्या आएगा, डी क्यू, डी क्यू। अब अगर आप डी क्यू को देखें, डेल एफ अपॉन डेल वाई, तो डेल एफ अपॉन डेल वाई p² प्लस q² है, p² प्लस q², p² प्लस q²। आगे q डेल एफ अपॉन डेल जेड, ये रहा माइनस का जेड, यानी कि माइनस का क्यू जेड हो जाएगा, माइनस का क्यू जेड। एक मिनट, यहां पर q टाइम्स ऑफ डेल एफ अपॉन डेल जेड, यहां पर हमारी जो वैल्यू है डेल एफ अपॉन डेल जेड माइनस जेड। एक देखिए, जेड की यहाँ एक ही टर्म थी, तो इसका अगर हम पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे जेड के ही रेस्पेक्ट में, तो ये जेड नहीं क्यू आएगा, क्या आएगा, क्यू, माइनस का क्यू। तो डेल एफ अपॉन डेल जेड जो है वो माइनस का क्यू है, तो यहां पर ये माइनस पी क्यू हो जाएगा, है ना, डेल एफ अपॉन डेल जेड यहां पर और यहां पर, ठीक है, तो ये माइनस का पी क्यू आएगा। तो यहां पर हमारे पास देखिए, ये माइनस का q² हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस का q², क्योंकि q और डेल एफ अपॉन डेल जेड कितना है, माइनस q, और यहां पर p और ये माइनस q, डेल एफ अपॉन डेल एक्स कितना था, 0 था, तो ये माइनस का पी क्यू आएगा, ये आएगा माइनस का पी क्यू। चलिए, माइनस का पी क्यू। अब देखो आगे, अब यहां से कौन से फ्रैक्शन आपको आसान लग रहे हैं वो हमें सोचना है। देखो अगेन यहां पर पी क्यू वाले आसान है, क्योंकि डीपी अपॉन पी क्यू है और यहां डी क्यू अपॉन p² है, एक p से p कट जाएगा, उसके बाद इंटीग्रेशन करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। तो यहां से हम क्या करेंगे, इसको दोनों फ्रैक्शन को ले लेंगे। अब जरा यहां पर ध्यान से देखें, तो डीपी अपॉन माइनस का पी क्यू इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन p², और एक p से p कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये बचेगा dp अपॉन p, dp अपॉन q इज इक्वल टू dq अपॉन p। अब क्या करें, p को p के साथ मल्टीप्लाई कर दें और q को q के साथ, तो इधर आ जाएगा ये p, और यहां पर भी, इसमें भी माइनस पी क्यू है, तो ये हमारे पास माइनस है, तो यहां पर ये माइनस होगा, तो यानी कि p dp इज इक्वल टू माइनस क्यू dq, दोनों को लेफ्ट में ले आए, तो p dp प्लस q dq इज इक्वल टू 0। नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड, तो जब आप इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो p dp प्लस q dq इज इक्वल टू 0, और यहां पर आपको इंटीग्रेशन करने पे देखिए क्या मिल जाएगा, इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने के बाद पी डीपी का इंटीग्रेशन हो जाएगा p² अपॉन 2 प्लस q² अपॉन 2 इज इक्वल टू, अब देखो जब आप इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करोगे, तो क्योंकि यहां पर भी p², यहां पर भी q², तो हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहां रखेंगे a, अच्छा चलिए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को हम यहां पुट कर लेते हैं a² अपॉन 2। देखिए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप कुछ भी रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो यहां पर क्योंकि स्क्वायर वाली टर्म आ रही थी, तो हमने भी स्क्वायर वाला इंटीग्रेशन ही, कांस्टेंट इंटीग्रेशन कांस्टेंट यहां पर अप्लाई कर दिया।
अब इसके बाद देखो यहाँ पर 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो अगेन हमारे पास क्या आ गई, एक रिलेशन आ गई पी और क्यू के बीच में, जिसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 3। अब इस इक्वेशन नंबर 3 को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो पुट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर या पुट इक्वेशन 3 इन 1। तो जब आप इक्वेशन 3 को 1 में पुट करेंगे तो जरा ध्यान देना, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ए स्क्वायर, और यहां पर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर वाई, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर वाई, और कितना था, माइनस का क्यू जेड इक्वल टू 0 था, माइनस का क्यू जेड इक्वल टू 0। यहां पर इसकी जगह आप ए स्क्वायर रख देंगे, तो ए स्क्वायर वाई माइनस का क्यू जेड इक्वल टू 0। तो यहां से अब मैं वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा किसके, क्यू की। तो यहां से देखो जरा क्यू कितना आ रहा है, 9, ए स्क्वायर वाई माइनस का क्यू जेड इक्वल टू में 0, और यहां से अगर आप क्यू की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो यह आ जाएगा ए स्क्वायर वाई अपॉन में ए स्क्वायर वाई अपॉन में जेड। ये मेरे पास वैल्यू आ गई क्यू की, और अब जब क्यू की वैल्यू आ गई तो यहां से हम पी की वैल्यू भी निकाल देंगे। तो अब जरा देखो पी की वैल्यू कितनी आएगी, पुट क्यू इन इक्वेशन नंबर 3। अब क्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे, 3 कहां है, ये रही। इसमें जब आप क्यू को पुट करेंगे तो आपको पी की वैल्यू मिल जाएगी, तो यहां से पी स्क्वायर प्लस क्यू कितना है, क्यू की जगह यहां वैल्यू रखेंगे ए स्क्वायर वाई अपॉन जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए, और इक्वल टू में ए स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना, पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए की पावर 4 वाई की पावर 2 अपॉन जेड स्क्वायर। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो यहां से देखेंगे कितना आएगा आगे। तो पी स्क्वायर इक्वल टू, पी स्क्वायर इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे तो जेड स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस ए की पावर 4 वाई स्क्वायर, और नीचे आएगा जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर। अब देखो ऊपर से ए की पावर 2 कॉमन आ रहा है, तो एक काम करते हैं ऊपर से कॉमन ले लेते हैं, तो पी स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉमन आ गया, नीचे से जेड स्क्वायर है, तो बचेगा क्या यहाँ पर, जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ये हमारे पास बचेगा, ठीक है ना। चलिए अब थोड़ा सा आगे इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, देखो कितना आएगा। अब यहां से अगर मैं p की वैल्यू को कैलकुलेट करूं तो यहां से p की वैल्यू आ जाएगी, देखो जब यहां पर p अंडर रूट लेंगे तो ये a अपॉन जेड बचेगा, और अंडर रूट में बचेगा हमारे पास जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर। ये हमारे पास p की वैल्यू आ गई। अब यहां पर जरा ध्यान देंगे, p भी आ चुका हमारे पास और q भी आ चुका है। अब इस p और q को उठा करके कहां रखना है, टोटल डेरिवेटिव के फॉर्मूले में। तो वी नो दैट देखिए टोटल डेरिवेटिव का फॉर्मूला, वी नो दैट डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। इस फॉर्मूले में हम अपनी वैल्यू को क्या करेंगे, उठा के पुट कर देंगे। तो चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखिए क्या आ जाएगा। तो डी जेड इक्वल टू पी कितना है, ये रहा हमारे पास ए अपॉन जेड अंडर रूट में जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर प्लस क्यू कितना है, ए स्क्वायर वाई अपॉन जेड, ए स्क्वायर वाई अपॉन जेड, ए स्क्वायर वाई अपॉन जेड, और इनटू में डी वाई। अब इसको इंटीग्रेशन करना है। क्या ये इंटीग्रेशन आसान है? देखिए आसान तो है, लेकिन आपको बस वेरिएबल को सेपरेट करना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं। देखो क्या कर सकते हैं यहां पर, अगर आप यहां पर ध्यान दें, सबसे पहले जो डिनोमिनेटर में जेड है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले आओ, क्योंकि एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा जेड एंड डी जेड इज इक्वल। देखो मैंने क्या किया, इधर से जेड कॉमन लिया, एलसीएम लिया और इधर मल्टीप्लाई कर दिया। इधर क्या बचा अब हमारे पास, ए, यहां पर ए है और अंडर रूट में जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई
ये हमारे पास बच जाएगा। देखिए जेड को इधर ले गए, ये क्वांटिटी हमारे पास अभी बची। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, किस तरीके से करना है, जरा ध्यान दें। देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो ये क्वांटिटी भी हमारे पास किसकी है, y की है, यानी कि इस क्वांटिटी में भी क्या आ रहा है हमारे पास, y आ रहा है। अब इसी क्वांटिटी का हम तो ये a स्क्वायर y है, इसको भी क्या करते हैं, लेफ्ट में ले आते हैं। देखिए जेड डी जेड माइनस ए स्क्वायर वाई। एक्चुअल में देखो यहां हम करेंगे क्या, जेड और वाई को एक तरफ करेंगे, क्योंकि जेड और वाई को सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है। और जो बाकी बचा हमारे पास ए और क्या बचेगा, डी एक्स। डी एक्स कहां रह गया, पी डी एक्स, यहां पर डी एक्स और डी एक्स। तो हम क्या करेंगे, इसको लेफ्ट में ले आए। अब देखो इधर कितना बचा, ए जेड स्क्वायर ए अंडर रूट में जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू में डी एक्स। अब एक काम करते हैं, इस रूट वाले पार्ट को भी नीचे ले आते हैं, तो उधर केवल ए डी एक्स बचेगा। तो यहां पर हमारे पास ये आ जाएगा जेड डी जेड माइनस ए स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट में जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये हमारे पास लेफ्ट साइड में आ जाए, ठीक है। चलिए अब देखिए राइट साइड में क्या बचा, a और dx। क्या यहां से इंटीग्रेशन आपको दिखाई दे रहा है, देखो अगर मैं ये जो नीचे वाला पार्ट है, नीचे वाला पार्ट है ना, इस नीचे वाले पार्ट को यहां पर एक मिनट और dy, तो यहां भी dy, इसके साथ में भी क्या dy। अब देखो नीचे वाला जो पार्ट है, अगर इसको मैं t मान लूं तो ऊपर वाला आ जाएगा। देखो जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी। इसको मैंने क्या करा, टी मान लिया। अब इसको मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा। देखिए डिफरेंशिएट करेंगे तो 2z dz, 2z dz माइनस 2a स्क्वायर वाई एंड dy इज इक्वल टू dt। इसमें 2 कॉमन आ रहा है, 2 को कॉमन लेके नीचे ले जाते हैं, तो जेड डी जेड माइनस ए स्क्वायर वाई एंड डी वाई इज इक्वल टू डी टी अपॉन 2। मतलब यहां पर आपको पूरी तरीके से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं है। देखिए यहां पर अब इसकी जगह आप क्या रख सकते हैं, डी टी, और इसकी जगह क्या रख सकते हैं, टी। तो अब आपका जो इंटीग्रेशन है वो चेंज हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, देखो जरा यहां पर इंटीग्रेशन का साइन लगा लेते हैं, ये लीजिए। अब ये आपका इंटीग्रेशन चेंज हो गया, ऊपर आ गया dt और नीचे आ गया अंडर रूट में t इज इक्वल टू ए डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ए एक्स। भाई यहां पर अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, देखिए लेफ्ट साइड का भी कितना आएगा। तो हमारा जो आंसर है देखें जरा कितना आता है, देखो यहां से देखिए लेफ्ट साइड का अगर हम यहां पर इंटीग्रेशन करते हैं तो कितना आ रहा है, इंटीग्रेशन इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो t की पावर में -1/2 dt इज इक्वल टू ए एक्स, ये आए। अब t की पावर माइनस में 1/2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो t की पावर 1/2 और अपॉन में 1/2 आएगा इज इक्वल टू ए एक्स, और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर देते हैं b। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप किसी भी साइड में ऐड कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चलिए अब ये 2 कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, तो 2t की पावर 1/2, और t कितना था हमारे पास, t की वैल्यू भी हम यहां पर पुट कर देंगे, तो यहां पर 2t की पावर 1/2 इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। टी कितना था, t हमने माना था जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो यहां पर यह आ जाएगा 2 जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर की होल पावर 1/2 इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर सकते हैं। स्क्वायरिंग अगर आप करते हैं तो यहां पर देखो कितना आएगा, ये आ जाएगा 4 जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए स्क्वायरिंग करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, और इधर आ जाएगा ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। यही इसका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा, यानी कि 4 जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। ये हमारा यहां पर क्या आ जाएगा, फाइनल इसका आंसर आ जाएगा।
अच्छा एक चीज और, यहाँ पर एक 2 छूट गया हमारा, dt/2 था, यहां से मैंने 2 कॉमन लिया, dt/2, तो यहाँ पर 1/2 आना था। क्या आना था? 1/2। तो अगर मैं यहाँ पर 1/2 रखता हूं, 1/2, तो यहां से 1/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये 2 नहीं आएगा, इसमें 2 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा तो 4 नहीं आएगा, तो ये हमारा इसका क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर 2 नहीं आएगा क्योंकि 2 से 2 क्या होगा? कैंसिल होगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी हमारा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर 3 क्वेश्चन जो है मैंने आपको डीपीपी में दिए हैं, जैसे हमने किए वैसे ही क्वेश्चन है, इनको एक बार ट्राई करें आप लोग, इनका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, वहां से अपने सॉल्यूशन को क्या करना है? आपको क्रॉस चेक करना है। तो ये हमारा यहाँ पर जो 4 पिट मेथड था वो हमारा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। 4 पिट मेथड इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसके बस आसान है, थोड़े से लेंथी है, अगर आप स्टेप ध्यान रखेंगे तो स्टेप यहाँ पर क्या है? फिक्स है। ठीक है, तो चलिए आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। ओके, थैंक यू सो मच।